मैं विश्व की पहली लड़की बन गई हूँ जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इसके साथ 4 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन्स को क्लाइंब किया है और अब 147 फीट नीचे टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर 45 मीटर इंडिया का फ्लैग लहराया है। और मैं पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं नीलेश और मेरे साथ हैं अभी इस वक्त एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने आसमान की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। आगे की कहानी हम उन्हीं से जानेंगे। इनका नाम है मेघा परमार, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल कर आती हैं और विश्व फलक पर छा जाती हैं। मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। ये बताइए कि आपकी जो हालिया उपलब्धि है वो क्या है? मैं विश्व की पहली लड़की हूँ जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सहित 4 महाद्वीप के ऊंचे पर्वतों को फतह किया है और 147 फीट मतलब 45 मीटर समंदर में अपने कंट्री का फ्लैग ले रहा है। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है? वैसे तो प्रॉपर गांव से हूँ, छोटा सा गांव है भोजनगर। पापा खेती बाड़ी करते हैं। कोई सपने भी ऐसे नहीं थे, सपने बस ऐसे थे कि राख से बर्तन नहीं मांजूंगी और घर में फ्रिज होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई मेरे सपने नहीं थे। अच्छा। मैं जिस परिवेश से आती हूँ, हमारे यहाँ तो इस उम्र में नारियल वहाँ से वहाँ देके सगाइयाँ हो जाती है और जैसे आप 18 साल 12वीं पास करते हो आपकी शादी हो जाती है। ताकि सम्मेलन में वो मार्कशीट काम आनी चाहिए 12वीं की, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। मेरे सच में ऐसे सपने नहीं थे, पर कहते हैं ना कभी कभी आपको किक मिलती है, वो मिलती है। सो काफ़ी कॉलेज में, जब मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी तो मैं काफ़ी एक्टिव थी और मैं अपने भाई के साथ रहती थी। तो दूसरी मंजिला इमारत पे पानी की कुप्पे भर के जाने अनजाने वर्कआउट हो जाता था मेरा। अच्छा। तो स्पोर्ट्स से ऐसे शुरू हुआ, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया मालदीव में, फिर 2 गाँव को LED युक्त किया। फिर पापा को लगने लगा कि नहीं भाई छोरी कुछ तो करे, कई बार कॉलेज में होके बुलाए हैं। क्या प्रतिनिधित्व किया आपने? स्टार्टिंग जो आपने बताया कि जो आपका वर्कआउट हो रहा था, तो प्रतिनिधित्व किस चीज़ में किया? मैं NSS की वॉलंटियर थी और अच्छा। साथ में स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। मैंने 2 गाँव को LED युक्त किया था। अच्छा। तो जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो मैंने हाँ। मालदीव में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा। तो मेरे साथ मिस इंडिया, रणजी ट्रॉफी के कैप्टन, निफ्ट के टॉपर, IIT के टॉपर, उनके साथ मैं गई थी। अच्छा। तो जब गांव के बच्चे जाते हैं तो वो तो सबसे पहले प्लेन में जाने के बाद वॉशरूम देखते कि वॉशरूम, हेलीकॉप्टर का वॉशरूम कैसा होता है। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारे गांव में बोलते हैं अरे ऊपर मत देखा करो, हेलीकॉप्टर जाता है तब। हाँ, हाँ, तो हाँ, इस हाँ, परिवेश में जब आप रहते हो ना, बिल्कुल। तो ये तो बहुत दूर के सपने हो जाते हैं। पर हाँ। जब पहली बार अखबार में पढ़ा था उसी दरमियान मैंने कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया, तब क्लिक हुआ था, ओ लड़की ने नहीं किया, मध्य प्रदेश की लड़की ने, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती, मुझे भी तो 2 हाथ पैर दिए। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। फिर मैंने पता किया था कि हर यूथ को पता होना चाहिए कि भारत में इसके 5 इंस्टीट्यूट होते हैं माउंटेनियरिंग के, जहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अच्छा। क्योंकि आपके लिए बर्फ़ क्या होती है, हाथ में रखी हुई आइस क्यूब, फ्रिज में रखी हुई जो पिघल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं कि ब्लू आइस पे कैसे चलना है, ब्लैक आइस पे कैसे चलना है, 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव कैसे करना है, इग्लू बना के कैसे करना है, रेपलिंग कैसे करनी है, जुमारिंग कैसे करनी है। तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई थी। मैंने NCC कैडेट के रूप में फिर अपनी शुरुआत की ताकि सीट वहाँ मिल जाए। मैंने माउंट लद्दाख की सबसे पहले सबमिट की थी, तब कॉन्फिडेंस बढ़ा था कि हाँ मैं माउंटेनियरिंग कर सकती हूँ। उसकी हाइट क्या रही होगी? लगभग 6000। माउंट फिर एवरेस्ट कई सारे प्री एवरेस्ट होते हैं, बहुत सारे अच्छा। माउंटेन्स क्लाइंब किए। फिर माउंट एवरेस्ट की स्पॉन्सरशिप इकट्ठी की, क्योंकि 25 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो 25,000 कभी हाथ में नहीं देखे है उसके लिए। तो 25 लाख की स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत भटकी। फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे 15 लाख की स्पॉन्सरशिप दी, बाकी दूसरी कंपनीज ने दी। सो इस तरह से धीमे धीमे स्पॉन्सरशिप इकट्ठी हुई। फाइनली 2019 में मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे इंडिया के फ्लैग के साथ थी। 2019 में मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट अच्छा। किया था। हाँ। फिर मैं अपनी स्टूडेंट को रेडी कर रही थी अभी, जो अभी भारत की पहली किन्नर है, किट्टू सौरभ टांग, जो 6000 मीटर माउंट लबूचे क्लाइंब की है। अच्छा। तो उन्होंने ही बोला था, मैडम जी आपके नाम के आगे MP तो लग गया, आप इंडिया कब लगाओगी। हाँ। तो वहाँ से मेरी डाइविंग की शुरुआत हुई। लोग वैसे भी याद रखते हैं कि दूसरी महिला या दूसरे पुरुष को कम याद रखते हैं, पहली महिला और पहले पुरुष को जो है ज़्यादा याद रखा जाता है। अच्छा, तो फिर वहाँ से मतलब ऐसा क्या किक मिला आपको? जैसे आपने कहा कि एक किक मिला तो माउंटेन क्लाइंबिंग आपने शुरू की, और मतलब अचानक से आसमान की ऊंचाई से फिर नीचे समंदर की गहराई का विचार कैसे आया आपको? जब उन्होंने कहा ना मैडम जी आपको इंडिया के लिए कुछ करना है, तो मुझे डाइविंग तो करनी थी, पर मुझे नहीं पता कि समंदर के नीचे जाने के लिए टेक्निकल, इतना जो रिकॉर्ड बनाना है मुझे उसके लिए टेक्निकल डाइविंग करनी पड़ेगी।
सो टेक्निकल डाइविंग करने के लिए स्विमिंग आना भी ज़रूरी होता है। हमारे गांव में कुएं में छोरों उनको नहाने के लिए परमिशन होती है, छोरियों को नहीं होती है ऐसे। हाँ हाँ तो बिल्कुल। स्विमिंग तो मुझे आती ही नहीं थी। तो जब और सबसे मेरी दूसरी जो छलांग थी वो समंदर में लगने वाली थी। तो हाँ। पहले स्विमिंग सीखा और मतलब जाने के बाद जब मैं यहाँ से मध्य प्रदेश से पौंडीचेरी गई तो उन्होंने कहा ये देखो ये लोग आ गए कि इनको डाइविंग करनी है, नीचे जाना, स्विमिंग तक नहीं आती। तो पहले स्विमिंग सीख के उनके पास सबसे पहले मैं गई। फिर इंडिया में टेक्निकल डाइविंग सिखाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है जो सर्टिफिकेट दे सके। अच्छा। टीचर मेरे लिए टीचर आए जो अर्जेंटीना से आए, क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट क्लाइमरों की लिस्ट देखोगे तो वो तो फिर भी 70-80 लड़कियां होंगी, पर डाइवर की देखोगे तो उंगलियों पे गिने जाने लायक भी लोग नहीं है। अच्छा, भारत से तो और कम टेक्निकल होंगे। डाइवर कोई बहुत कम लोग हैं जिनको आप उंगली पे नहीं गिन सकते, इतनी कम संख्या है। अच्छा, तो फिर वहाँ मतलब क्या करना होता है? जैसे वहाँ जहाँ आप गई पौंडीचेरी में, उसके लिए फिर क्या करना होता है मतलब जाने के लिए? डाइविंग भी आपको समझना होगा कि डाइविंग भी अलग अलग तरह की होती है। फ्री डाइविंग होती है, रिक्रेशनल डाइविंग होती है, कमर्शियल डाइविंग होती है, टेक्निकल डाइविंग होती है। तो नॉर्मल डाइवर जो होता है व्यक्ति वो 12 मीटर तक जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको पीछे से लेके जाता है। टेंडम स्काई डाइविंग होती है जस्ट लाइक सेम। अच्छा। और उसके बाद आपको कोर्सेज करने होते हैं, तब 30 मीटर के बाद लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। तो टेक्निकल डाइविंग आपको और डीप जाने के लिए आपको करनी पड़ती है, बट उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ रिस्क हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, लोग जाते नहीं हैं। 1.5 साल मुझे लगे। मैं हर दिन 8 घंटे ट्रेनिंग करती थी। सुबह 5 बजे मेरी रिपोर्टिंग होती थी और शाम को 8:30 बजे मैं छूटती थी। और डाइविंग से जब आप टेक्निकल डाइविंग करते हो, जैसे इस समय मेरा वजन 17 किलो बढ़ा हुआ है। अच्छा। जब आप टेक्निकल डाइविंग करते हो तो बाहर आने के बाद, पानी से बाहर आने के बाद भी आप तेज़ी से वॉक नहीं कर सकते। उसका रीज़न होता है कि हमारे पीछे जो सिलेंडर लगे होते हैं वो हम ऑक्सीजन तो ब्रीथ कर लेते हैं, नाइट्रोजन कहाँ जाएंगे? नाइट्रोजन जैसे कोको कोला की बोतल में बबल होते हैं, हाँ। वैसे बबल हमारी बॉडी में चले जाते हैं नाइट्रोजन के। अच्छा। तो वो बबल हम तेज़ी से वॉक करेंगे तो ब्लड वो बबल हार्ट तक पहुँचा देगा, तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से आप मर सकते हो। ये तो अच्छा। छोटी चीज़ हो गई। नीचे जाते तो प्रेशर बहुत बढ़ता है। जैसे मैं 45 मीटर गई तो 5.5 बार का प्रेशर बढ़ा। उदाहरण के लिए खाली बॉटल को आप लेके जाओगे पानी के नीचे तो कुचुम हो जाएगी। ऐसे ही पानी के नीचे जब हम प्रेशर को ऐसे समझ सकते हैं, अंडा आप यहाँ फोड़ोगे तो मेल्ट हो जाएगा। हाँ। पानी के अंदर आप अंडा फोड़ोगे तो येलो के ऊपर वाइट तैरता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। इतना आपके प्रेशर। और 30 मीटर से नीचे आप जब जाते हो गैसें नार्कोटिक हो जाती है। नार्कोटिक मतलब शराबी का दिमाग कैसे घूमता रहता है, तो कुछ समझ नहीं आता। अच्छा। तो हमें कुछ ही समझ नहीं आता कि क्या होता है, हाथ पैर से थर-थर कांपते हैं नार्कोटिक होने के बाद, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नार्कोटिक गैसें होती है, उन्हें हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जैसे आप वीडियो देखेंगे मेरा कि मैंने इंडिया का फ्लैग लहराया है 45 मीटर में, तब मुझे समझ नहीं आता कलर कौन सा है, कौन सा ऑरेंज है, कौन सा ग्रीन है, क्योंकि दिमाग कुछ काम नहीं करता है। अच्छा अच्छा। तो इसी चीज को क्या होता है, जैसे एक चीजों को 100 बार हमसे उठवाते हैं ताकि मसल मेमोरी बिल्डअप हो। अच्छा। तो इतना लाइफ रिस्क होता है आपके टीचर का और आपका। अब आता है मरीन लाइफ। नीचे पानी के नीचे जाते हैं तो बहुत सारी मरीन लाइफ होती है, जैसे स्कॉर्पियन फिश होती है। स्कॉर्पियन फिश बिल्कुल रेतीली दिखती है, पर और वो कहीं भी बैठी हुई रहती है। यदि उस पर हाथ लग गया सो उसके दर्द, उसके जहर से व्यक्ति नहीं मरता है, पर उसका दर्द ऐसा होता है कि 100 हथौड़े कोई कंटिन्यू आपके हाथ में मार रहा है। अच्छा। तो लोगों को हार्ट अटैक से मर जाते हैं लोग। जेली फिश के स्ट्रिंग ऐसे होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। मुझे जब जेली फिश के स्ट्रिंग लगे थे तो मेरी ऐसा लगता है अरे राम ये क्या हो गया, 100 बिच्छू ने एक साथ आपको काट लिया हो। अच्छा। ऐसा आपको फील होता है। और 2-3 बार टैंक भी गिरे हैं। तो ये चीज़ें तो आपको आती है जब आपको हर बार आपका टीचर भी आपको बोलता है कि गिव अप कर दो, गिव अप कर दो, क्योंकि आपको समझने में टाइम लगता है। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती थी पहले पढ़ना, मतलब इतनी किताबें इंग्लिश में मैंने कभी नहीं पढ़ी थी मेरे जीवन में। और पूरी फिजिक्स मतलब पूरी किताबें जो हमारी टेक्निकल डाइविंग की होती है पूरी इंग्लिश में। मेरे टीचर मुझे के लिए वो भी उतना नहीं पढ़ना पड़ा। हाँ, तब भले आप बोल सकते हो, इतना पढ़ता कौन है, हिंदी मीडियम के बच्चे और इतनी मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें। इतने में मैं यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेती। इतना पढ़ना पड़ा था मुझे इस 1.5 साल में, हर दिन एग्जाम भी पास करना होता था। तो टीचर भी बोलते हैं गिव अप कर दो, गिव अप कर दो, तुम्हारे बस का नहीं है। पर मेन होता है कि छोड़ना नहीं है, हो तो जाएगा ही। रिकॉर्डधारी मेघा से तो हमने बात कर ली। गांव की जो एक मेघा है वो कहाँ से निकली, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, उसके घर में कौन सी चीज़ें हैं, किस परिवेश से आप उभरी हुई हैं, उस बारे में कुछ बताइए। मैं तो आज भी दूर गाँव की हूँ, पहले भी गाँव की थी। तो अभी जो आपकी इमेज बन रही है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की हो रही है, तो एक इमेज जाता है कि नहीं स्पेशल लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो दर्शक देख रहे हैं या जो लड़कियाँ देख रही हैं वो भी समझे कि हाँ मतलब मैं यहाँ से उठ करके कुछ कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं 2 क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में। तो मैं उस लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे परिवेश से निकली हुई एक प्रतिभा हैं, कैसे परिवेश से आप मेघा आई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सपने देखना। सपने आप कहीं से भी देख सकते हो, कहीं से भी पूरे हो सकते हैं। आप
मतलब मेरा उदाहरण नहीं, किसी भी बड़े बड़े व्यक्ति का उदाहरण लीजिए, कोई सबको मिला हुआ नहीं आता है, सब बनाना पड़ता है। तो पापा खेती बाड़ी करते हैं, मेरे को भी खेती बाड़ी की चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। मुझे गोबर से बदबू नहीं आती है। ऐसा कहते हैं कि किसान के बच्चों को यदि वो दूध पीते हैं तो उनको गोबर से बदबू नहीं आना चाहिए। तो वही चीज़ें, मुझे गोबर से बिल्कुल बदबू नहीं आती है। तो बचपन वैसे ही गुजरा सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। फिर मामा साहब के यहाँ मैं पढ़ी। जब आप दूसरों के घर रहते हो तो एक फ्रिज टमाटर से निकालने से पहले सोचना पड़ता है, आप ले ना ले। तो वो बड़ा मेंटली प्रिपेयर कर दिया। अब हमारे यहाँ 12वीं छोरियों को इसलिए कराया जाता है, जैसे बचपन में सगाइयाँ हो जाती, मैंने आपको बताया था। और मेरे घर में बहुत सारी बहनें हैं, मतलब 6 बुआएं हैं, हम 12-13 बहनें हैं। जब तक भाई नहीं आ जाता तब तक बहनें आती जाती। मेरे बाद स्टॉप लग गया था क्योंकि मेरा छोटा भाई आ गया था। तो बहुत सारी बहनें होती हैं। और हमारे यहाँ जैसे ही आप 18 साल के होते हो तो वो 12वीं की मार्कशीट लगानी पड़ती है सम्मेलन में। अच्छा, तो 12वीं इसलिए कराई सम्मेलन जाती जो होता है, हाँ जी, जातीय स्वजातीय सम्मेलन जो होता है, सरकारी सम्मेलन, तो दोनों में 18 साल की मार्कशीट लगती है। तो 12वीं हम इसीलिए करते हैं ताकि वो हो जाए। पर पढ़ाई, मैंने जो ऑब्जर्व किया कि बिना पढ़ाई की कहीं से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मेरी लाइफ में यदि प्लेटफॉर्म आए तो पढ़ाई की वजह से आए। तो जितने बच्चियाँ या जितने बच्चे ग्रामीण परिवेश से मुझे देख रहे हैं या शहरी परिवेश से देख रहे हैं, पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि आपके पेरेंट्स उस भरोसे आपको बाहर निकाल देते हैं। जब मेरे को ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने भेजा तो भेजा ये था कि मेरे भाई लोग बार बार भाग भाग के गांव आते थे, उनको खाना अच्छा नहीं लगता था। तो डिसाइड हुआ कि मेघा के पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा। छोरा उनकी रोटी भी बन जाएगी और अपना घर की छोरी ग्रेजुएशन भी कर लेगी। बट यदि आप लगन से करते हैं तो कहीं से भी प्लेटफॉर्म निकल के आ जाता है। और मेरे घर पे पहले सिखाते थे कि छोरी की जात के सब आना चाहिए, और पर अब मैंने वो डायलॉग चेंज कर दिया कि छोरा की जात के भी सब आना चाहिए। बिल्कुल, कि छोरा को भी रोटी बनाना आना चाहिए और छोरी को गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। पर वो काम जो मेरी मम्मी ने सिखाया वो मुझे हमेशा सर्वाइव में काम आया। मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा, तो मैं स्ट्रांगली खड़ी हो पाई। जो बचपन में चीज़ें देखी उसने मेंटली बहुत प्रिपेयर किया। तो आप किसी भी परिवेश से आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ें आपको स्ट्रगल करना और सिखा देती है। मैं जितने भी बच्चे जो सुन रहे हैं उनको मैं कहूँगी, हमें नहीं पता होता कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितनी डट के खड़े होते, क्या सेक्रीफाइस करते सुनते रहते। जैसे मेरे पापा को बोलते थे पहाड़ चढ़ना से कहीं हुई तुम्हारी छोरी पहाड़ जाती फिरे। तो ये चीज़ें एक बार समझा दीजिए कुछ। ओके, सो हमारी हिमालय में से बोलते हैं कि पहाड़ चढ़ने से क्या होता है, तो आपकी लड़की पहाड़ जाती है, उससे क्या होगा और नाम खराब करेगी, उसको इतनी छूट मत दो। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। तो बेचारे पिताजी कभी मुझे नहीं बोलते थे कि उनको लोग ऐसा बोलते, बस ये बोलते थे बेटा एक चीज़ को ध्यान रखिए, तू अच्छो करेगी तो भी मारो नाम होएगा, तू बुरो करेगी तो भी मारो नाम होएगा। इसका अर्थ होता है तुम जो भी करना बस ये समझ के करना, तुम अच्छा करोगी तो भी मेरा नाम होगा, तुम बुरा करोगी तो भी मेरा नाम होगा। मतलब नाम और बदनामी दोनों पिता के तुमसे जुड़ी हुई है। लड़का हो या लड़की हो, तो तुम जो करना, तुमको मैं आज़ादी परमिशन तो दे रहा हूँ, बस अच्छा काम करना। दोनों ही चीज़ें जो आपने की बहुत जटिलताओं से भरा हुआ है। इसके लिए मोटा पैसा भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, सही गाइडलाइंस भी चाहिए। तो बाकी चीज़ें तो एक खिलाड़ी होने के नाते आदमी पता कर रहे, लेकिन संसाधन के लिए सरकार से क्या मदद मिली आपको और कहाँ ज़रूरत और पड़ सकती है सरकार की? स्टार्टिंग में माउंट एवरेस्ट के टाइम सरकार की मदद मिली मुझे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप कर लेते हो, फिर बहुत सारे बच्चे आपको आइडियल मांगते हैं। कहीं ना कहीं जीविका के साधन के लिए परेशानी तो होती है, चाहे जो हो जाए। कई सारे बच्चों को ये होता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं दूसरे खेलों में, जी जान लगा देते हैं, उनकी आधी उम्र तक निकल जाती है, बाद में उनके पास हाथ में कुछ नहीं बचता। खिलाड़ियों को जब तक उनकी जीविका के लिए प्रॉपर संसाधन बाद में उपलब्ध नहीं होंगे, जब उनकी खेल की लाइफ ख़त्म होती है उसके बाद, तो बाकी यूथ खेल में नहीं आएगा। मेघा, आपने एवरेस्ट फतह कर लिया, कई सारी ऊंचाइयों पर आपने परचम लहरा दिया, समंदर की गहराइयों में भी आपने भारत का झंडा लहरा गया। अब मेघा परमार को हम आगे किस रूप में देखेंगे? तो मेरी दादी बोलती है बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो सस्पेंस बना हुआ रहना ज़रूरी है, जब पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेघा। TV9 प्लेटफॉर्म के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।